देखो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इज where two or more colliding particles apply a large amount of force for a relatively small amount of time। दो चीजें जब टकराती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इसको बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन पढ़ने के लिए मेरे को बेसिकली दो चीजें मालूम होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि अपन लोग 9th से पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता था, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडीज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडीज होता था, जिसमें अपन लोग पढ़े हुए हैं m1u1 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m2u2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 पढ़े हुए हैं। फिर दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। अपन वन बाय वन देख रहे हैं। अपन लोग देख रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को पहचानने के लिए चार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये चीज याद रखना। टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फंडा लगेगा यहां पे, अपने को मालूम है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। फिर आएगा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व का मतलब दो बॉडीज हैं, स्ट्राइकर और बॉडी की बात कर रहा हूं मान लो, तो टकराने के पहले दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम मस्ट बी इक्वल टू टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी का सम, ठीक है, दोनों का। उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो ये बोलता है कि फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स याद करो क्या होते थे, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते थे, उनको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। इस तरह के फोर्स को अपन लोग फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन आप बोलोगे सर अब नेचर में होता ही नहीं, तो पढ़ के मैं ऐसा नहीं कि नेचर में नहीं होता है, अपने को दिखता नहीं है। जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराया या प्रोटॉन प्रोटॉन से टकराया, इस टाइप का जो कोलिजन होता है ना, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। तो वो ऑब्वियसली अपने को रियल लाइफ में तो देखने मिलेगा नहीं। अब लगे हाथ तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख ही रहा हूँ, तो इन इलास्टिक कोलिजन का भी लिख देता हूँ, तो इससे तुम लोगों को डिफरेंस भी दिख जाएगा एक ही पेज में कि अगर इलास्टिक कोलिजन में ये चार रूल फॉलो होते हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या फॉलो होता है ये देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में भी टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो इसका पहला और उसका पहला सेम है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली जितनी भी वहां एनर्जीज इंवॉल्व होंगी वो टोटल, कहीं लॉस तो होते ही नहीं है, तो ये तो भाई यूनिवर्सल रूल है, एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा रूल देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हूं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, यहाँ पे भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो लीनियर मोमेंटम को मैं स्मॉल p लिख रहा हूं, इज कंजर्व, जगह नहीं मेरे पास यहाँ पे ज्यादा, तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तीसरा जो है ये यहाँ पे तीसरा और चौथे में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। और फोर्थ में लिखेंगे समटाइम्स सम फोर्सेस मे बी नॉन कंजर्वेटिव, मतलब यहां पे जो फोर्सेस इंवॉल्व हैं या तो सारी या उनमें से कुछ फोर्सेस ऐसी हो सकती हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होंगी, मतलब ऐसे लिखोगे सम और ऑल फोर्सेस मे बी नॉन कंजर्वेटिव। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यहां पे था काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये वाला जो रूल है ये अपने को याद रखना है, ये मेन थर्ड पॉइंट का डिफरेंस है। बाकी देखो टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व्ड है, टोटल मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है, यहाँ पे कंजर्व नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो ये इन चीजों को याद रखते हुए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और
इलास्टिक कोलिजन में अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं इन लॉस को यूज करते हुए। ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसका आएगा मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो कि एग्जाम में ये वाला जो अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और ये पूछा जाता है। तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे ऊपर में। ये डायग्राम अपन लोग पहले भी देखे हुए हैं। ऐसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। ये चल रहा है u1 की स्पीड से, ये चल रहा है u2 की स्पीड से, ठीक है। दोनों टकराएंगे तो ऐसे कांटेक्ट में दिखेंगे, ए और बी अब दोनों कांटेक्ट में, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन। इसको मैं बोलूंगा ड्यूरिंग कोलिजन, ये टकराते समय की बात है। और टकराने के बाद क्या होगा, फिर से ये दोनों ऐसे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, ए और बी। इसकी स्पीड v1 हो गई, इसकी स्पीड v2 हो गई। तो डिफरेंस समझो यहाँ पे अपन लोग क्या क्या बनाया है। पहले ये चल रहा था u1 की स्पीड से, इससे टकराया, टकराने के बाद इसकी स्पीड हो गई v1। पहले ये दूसरी वाली बॉडी चल रही थी u2 की स्पीड से, टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो हो गई v2, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी। इसके मास को अपन m1 मान लेते हैं, इसके मास को m2 मान लेते हैं। बॉडी A का मास m1 है, बॉडी 2 का मास m2 है, ठीक है। और अपन लोग मान रहे हैं कि दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अपन लोग क्योंकि इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं तो वी विल अज्यूम दैट दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। मींस जैसे मैं बोलता हूं कि दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, total linear momentum is conserved, kinetic energy is conserved, and all the forces involved are conservative। ये चार चीजें हमको याद रखनी है। तो since मुझे मालूम है for elastic collision अपन शुरू करेंगे कि linear momentum is conserved। यहां से शुरू कर रहा हूं। linear momentum is conserved, linear momentum is conserved। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड का मतलब ये होता है m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये अपन लोग 9th में निकाले हुए हैं, ठीक है। इस साल फिर से पढ़ ही रहे हैं। मतलब टकराने के पहले दोनों का कंबाइन जो लीनियर मोमेंटम है m1 u1 फर्स्ट बॉडी का, m2 u2 दूसरी बॉडी का, मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 पहली बॉडी का, m2 v2 दूसरी बॉडी का। टकराने के पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये चीज तुम लोग को याद रहना चाहिए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। m2 वाले टर्म को एक तरफ लिख रहा हूं, m1 वाले टर्म को एक तरफ कर ले रहा हूं। तो ये कैसा दिखेगा, m2 को इधर लिखूंगा तो ये मेरा बन जाएगा u2 minus v2 is equal to m1 v1 minus u1, ठीक है। क्या किया समझ में आया ना। m1 वाले इस टर्म को उठा के उधर ले गया और m2 वाले इस टर्म को उठा के इधर ले आया। मतलब m2 वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया, m1 वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया। अब वैसे ही मैं लिखूंगा, मेरे को दूसरा जो रूल याद आ रहा है वो अपन लोग अभी लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड मींस देखो, जब दोनों शुरू में चल रहे थे तो दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी थी, u1 और u2 थी, तो दोनों की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये क्या लिखा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा हूं। हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं, जनरल फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो पहली बॉडी जो कि u1 की स्पीड से चल रही थी तो उसका वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर। लेकिन अपने को क्योंकि पूरा सिस्टम देखना है, पूरा सिस्टम में दो बॉडीज हैं, तो दोनों बॉडीज मिलके दोनों का हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सिंपल है। टकराने के, अच्छा ये दोनों का जो सम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड है, मतलब टकराने के पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी। तो टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो ये बड़ा डेरिवेशन है और मेरे को जगह कम पड़ने वाली है, तो मैं इसको मिटा दूंगा। तो तुम लोग साथ में कॉपी में भी नोट करते जाओ, क्योंकि ये सारे इक्वेशंस अपन यूज करने वाले हैं आगे चलते, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ये जो लिखा था, जगह कम है ना, छोटा बोर्ड है, मैं इसको मिटाऊंगा अभी। तो ये आ गया अपना एक इक्वेशन। यहां पे भी अपन एक काम करते हैं,
चीजों को रीअरेंज करते हैं और m1 वाले को एक तरफ और m2 वाले को एक तरफ कर देता हूं। पहले तो देखो सब तरफ हाफ लिखा हुआ है, हाफ काट देता हूं, हाफ हाफ, ये कट गया पूरा, ठीक है, दोनों साइड से हाफ को कॉमन लेके काट दिया। अब क्या करना है मेरे को, जैसे यहाँ पे लिखा था m2 को इस तरफ लिखा हूं तो यहाँ भी m2 को इधर ले आता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, सॉरी v1 है तो यहाँ u1 होगा ना, u1 स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, मतलब मैं क्या कर रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूं, यहां नीचे लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 1, क्या होगा देखते हैं, यहां पे छोटा सा जगह है, यहां पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 में ये m2 कट जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा है which is equal to a minus b into a plus b, तो ये वाला a minus b और ये वाला a minus b कट जाएगा, मतलब ऐसा दिखेगा कुछ, मैं यहां लिख देता हूं u2 minus v2 into u2 plus v2 बन जाएगा ये, अपॉन नीचे आ जाएगा u2 minus v2। वैसे बाजू में जगह नहीं है तो मैं पूरा यहां से तुम लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, इसको पूरा लिख दे रहा हूं v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन v1 माइनस u1, तो इसमें से a माइनस b वाला ये वाला टर्म v1 माइनस u1 वाला टर्म कट जाएगा, वैसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच रहा है u2 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1, ये आ गया, ये जो चीज है जिसको मैं भी यूज करूंगा आगे चल के, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आई होप सबको क्लियर है कि मैं क्या किया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो u2 प्लस v2, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को यूज ना करके इसको यहां से एक वैल्यू निकलती है, उसको निकालते हैं, उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, वो भी कभी कभी एक मार्क्स का पूछा जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नहीं देते, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज मतलब फाइनल वेलोसिटीज को एक तरफ लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटीज को एक तरफ लिख रहा हूं, तो ये कैसा दिखेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ये जो रेशियो होता है ना v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इसको स्मॉल ई बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन, तो रेस्टिट्यूशन बेसिकली इस रेशियो को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल ई भी पूछा जाता है कई बार, तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ये जो ई है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है शायद, हाँ यहाँ पे ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, ट्यूशन वर्ड तो याद ही रहेगा, रेस्टिट्यूशन, अगर राइटिंग अच्छे से नहीं दिख रही तो रेस्टिट्यूशन, तो दिस रेशियो इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा ये जो ई की वैल्यू है ना, वो डिसाइड करती है कि जो अपना कोलिजन है वो इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक है कि बीच का है। तो अगर ई की वैल्यू 1 है, ई इज इक्वल टू 1 है, तो उसको अपन बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अगर ई की वैल्यू 0 है तो इसको बोलेंगे परफेक्टली नॉन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगा, इन इलास्टिक। और मोस्टली जो ई की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। रियल लाइफ में अपन जितने कोलिजन देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सा चीज होगा, जैसे अपन लोग बच्चे लोग वो क्ले से खेलते हैं ना, क्ले से अलग अलग शेप बनाते हैं, उसको मैं छोड़ दूं ऐसे, उसका बॉल बना के जमीन में गिराऊं, तो क्या वो टप्पा खा के वापस आएगा क्या, खुद सोचो, वो जाएगा और जमीन में चिपक जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल भी टप्पा नहीं खाता है तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ। थोड़ा भी टप्पा खा गया, मतलब इस हाइट से छोड़ा था, मान लो मेरे ऊपर वाले हाथ से छोड़ा और टप्पा खा के यहाँ तक आया, भले थोड़ा सा भी ऊपर आया, तो थोड़ा सा भी आया तो ई की वैल्यू ऐसी आएगी, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगी। और जिस हाइट से छोड़ा था वहां तक वापस आ गया तो मैं उसको बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में ई की वैल्यू हो जाएगी 1, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब वो क्ले वाले एग्जांपल के केस में हो जाएगी ई की वैल्यू 0,
और बाकी जो हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में, कैरम वाला एग्जांपल, पूल वाला एग्जांपल, वो ये वाला 0 और 1 के बीच में कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। एंड दिस जो ई की जो डेफिनेशन है, डिफाइन करने के बजाय तुम लोग ये वाला रेशियो बताओगे, v2 v1 अपॉन u1 u2। उल्टा लिख दिया क्या? कुछ देख लेना ना, कुछ गलत लिख रहा हूँ तो ध्यान दे लेना, ठीक है। v1 v1 प्लस u1, ठीक तो लिखा हूँ, देख लेना कहीं कुछ उल्टा उल्टा ना लिखा गया हो। सर सर पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि उल्टा लिखा है। नहीं, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, सर ठीक है। तो यहाँ तक सब मेरे ख्याल से कॉपी कर लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे को इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसको छोड़ के बाकी सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे हम लोगों को निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी लंबा चलने वाला है। अपन लोग अभी एक कंडीशन में पहुंच गए हैं, ये वाला v2 v1 इज इक्वल टू u1 u2। अब मेरे को निकालना है फाइनल वेलोसिटीज, मतलब मेरे को देखो ये दोनों मालूम है, u1 और u2 मालूम था, मतलब बॉडी टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी मैं नहीं बता सकता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो स्ट्राइकर को कितने जोर से मारना है वो मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरे स्ट्राइकर से टक्कर के बाद वो गोटी कितने स्पीड से भागेगी और स्ट्राइकर कितने दूर से जाएगा वो मैं पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं पहले से नहीं बता सकता कि टकराने के बाद v1 कितना हो जाएगा या v2 कितना हो जाएगा। तो v1 और v2 कितना आएगा उसके लिए हम लोग अब फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सबसे पहले अपन लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला, जो कि ये होगा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये अपने को मालूम है, ठीक है, अपने को ये यूज करना है। जो भी निकालना चाहते हो, मान लो अपने को निकालना है एक, इसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा वो याद रखना। मान लो मेरे को निकालना है v1 निकालना है, ठीक है। तो v1 निकालना है तो मेरे को v2 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अननोन है मेरे लिए। देखो स्ट्राइकर और गोटी का मास मेरे को पता होगा, तो m1 m2 मेरे को पता है, ठीक है। शुरू में गोटी पड़ी रहेगी, कैरम का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं ना, तो u2 0 रहेगा और u1 जो रहेगा वो अपन कितने जोर से मारे वो मैं बता सकता हूँ, u1 की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो ये सारी नोन चीजें हैं, m1 m2 मालूम है। अननोन क्या है कि टकराने के बाद स्ट्राइकर कितने दूर तेजी से भागेगा और टकराने के बाद गोटी कितने तेजी से भागेगी, वो मैंने पहले से नहीं बता सकता। अच्छा, अब ये क्योंकि एक इक्वेशन है और दो अननोन है, v1 और v2 दोनों अननोन है, तो मेरे को दो अननोन एक इक्वेशन से मालूम है, मैथ्स के हिसाब से भी नहीं निकाल सकते, तो अपन क्या करेंगे, अपन v2 या v1 किसी एक को हटा देंगे। तो ये वाला जो इक्वेशन निकाल के बैठा हुआ हूं मैं, इसको यूज करूंगा। मैं बोल रहा हूं मैं v1 निकालना चाहता हूं, मेरे को v2 नहीं लिखना चाहिए, तो v2 को हटाते हैं। यहाँ पे देखो v2 कितना है, v2 इज इक्वल टू v1 को उधर ले रहा हूं, ये बन गया u1 माइनस u2 प्लस v1 बन गया, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन जो v2 लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो RHS है वो आप ऐसा लिखेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह लिखेगा ये u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ये ऐसा दिखेगा। देखो m1 u1 प्लस m2 u2। याद रखना अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं v1 कितना होगा, ठीक है। तो अपने को v1 निकालना है, तो ये इन चीजों को अपने को कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा और एकदम ध्यान से करना। जैसे देखो यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया, तो ऐसे गलती होती है, ठीक है। अब चीजों को रीअरेंज कैसे करेंगे, v1 वाले टर्म को एक तरफ छोड़ देते हैं। मेरे को यहाँ पे दो जगह v1 दिख रहा है, पहले और चौथे में, पहला और चौथा, बाकी सबको मैं इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, v1 को कॉमन ले लूं तो ये मेरा बन गया m1 प्लस m2। देखो v1 कितना आने वाला है वो तो पता चल रहा है मेरे को, इसको लाके यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो v1 निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपन इसमें भी मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, किसको कॉमन ले सकते हैं, किसको साइड में रख सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, u1 और u2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो u1 को कॉमन ले लूंगा तो देखो क्या मिलेगा, ये पहला और तीसरा में से u1 को कॉमन ले रहा हूँ,
ये मेरा हो गया m1 माइनस m2 इंटू u1, और इन दोनों में से मैं u2 को कॉमन ले रहा हूं, तो ये मेरा बन जाएगा प्लस, अच्छा 2m2 है, ये दोनों सेम टर्म है, 2m2 u2, ठीक है। देखो m2 u2 m2 u2 दो बार लिखा हुआ है, और इसको नीचे ले आऊंगा तो ये डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा इज इक्वल टू v1, आ गया अपना v1। और इसी चीज को अलग अलग करके लिख देंगे, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये अपना v1 का वैल्यू होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये ऐसा दिखेगा, देखो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1, ऐसा रहेगा। फिर ये हो जाएगा प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। तो v1 अपने केस में कौन था, स्ट्राइकर, मैं जो एग्जांपल दिया था। तो अब मेरे से अगर कोई पूछेगा कि स्ट्राइकर की स्पीड कितनी होगी टकराने के बाद, तो मैं यूजिंग ये वाला फार्मूला बता सकता हूं कि स्ट्राइकर की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर अब ये तो v2 v1 निकाल लिया था, v2 निकालना हो तो फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। v2 निकालने का शॉर्टकट ये होता है कि ये जो फार्मूला है, ठीक है। अच्छा एक तुम लोग को होमवर्क भी दे रहा हूं कि जैसे यहाँ पे मैं v2 लिखा था, वैसे अगली बार यहाँ पे v1 लिखना, मतलब ये v1 को एक तरफ ले जाना, बाकी सबको एक तरफ लाना, और फिर यहाँ v1 की जगह सब्स्टिट्यूट करना, और फिर सॉल्व करके देखना और चेक करना मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। शॉर्टकट ये है कि यहाँ जहां जहां पे 1 लिखा है उसको 2 लिख दो, जहां जहां पे 2 लिखा है उसको 1 लिख दो, तो ये v2 का फार्मूला बन जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? जहां जहां लिखा है, जैसे कि m1 लिखा है वो m2 बन जाएगा, जहां जहां 2 लिखा है वो 1 बन जाएगा। तो यही इसी को देख के मैं v2 का फार्मूला लिख सकता हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं, मैं मिटा रहा हूं और v2 का फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, तो उसको फिर से डिराइव नहीं करना पड़ता है। सिमिलरली करके तुम लोग कर सकते हो जब डेरिवेशन आएगा। तो यहां से देख के मैं बता रहा हूं v2 कितना होगा, ये m1 m2 है, ये बन गया मेरा m2 m1, ये u1 था, ये बन गया u2। मैं क्या बोला, जहां जहां पे 1 है वहां पे नीचे तो m1 m2 ही रहेगा, इसको 2 बना दूंगा, इसको 1 बना दूंगा, तो वही मतलब है ना। प्लस इधर हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 m2, खत्म। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही आने वाला है। ये आ गई अपनी फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। अच्छा कैरम का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, हर बार जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कैरम को ही पकड़ के चलें, कोई भी तरीके का दो इलास्टिक कोलिजन ले सकते हैं। कैरम में वैसे भी इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आवाज आती है तो साउंड एनर्जी आएगी, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। अपन लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया एक जनरल केस, अपन लोग निकाल दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। तो मेरे को जितना चीजें लिखी हुई इसकी जरूरत नहीं, मैं मिटा रहा हूँ, मेरे को ये दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इसको रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा लेते हैं हम, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस में ये भी पूछा जाता है। ये देखो कितना लंबा टॉपिक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अभी अपन लोग जो पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन वाला, तो ये तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। कुछ भी ऐसा चीज नहीं बताया हूं जो अपन को पहले से जिस पे ज्ञान होना चाहिए, जैसे आरती आज पहली बार आई है तो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हुए अपन लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं, उसी की हेल्प से जो भी कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो अगर अपन पूल वाले कोलिजन की बात कर रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन है वो मान लेते हैं, तो उस केस में जो मासेस है ना वो बराबर होते हैं। तो अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस केसेस, अलग अलग केस में, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला केस, व्हेन m1 is equal to m2 is equal to m, ठीक है, दोनों बॉडी सेम है, तो दोनों की बॉडी का कॉमन मास मान लिया मैं कुछ, ठीक है। उसके बाद अब बताओ, अगर m1 और m2 को मैं बराबर ले लूं तो v1 v2 कितना हो जाता है, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो यहां माइनस है, तो अगर दोनों बराबर है तो ये वाला टर्म 0, ये पूरा उड़ा दो, क्या बचा, तो v1 मेरे पास बच रहा है 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2, ऐसा बच रहा है। m ये 2m हो जाएगा, 2m कट गया, मतलब ये फाइनली u2 ही आने वाला है। वैसे v2 कितना आएगा, v2 इज इक्वल टू आएगा u1, करके देखो। अच्छा यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है और
और दोनों मास सेम है, मतलब सेम मास की बॉडीज आपस में इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं, तो पहले वाले की फाइनल स्पीड इज इक्वल टू दूसरे वाले का इनिशियल स्पीड हो जाता है। वैसे ही दूसरे वाले का इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू पहले वाले का दूसरे वाले का फाइनल स्पीड इज इक्वल टू पहले वाले का इनिशियल स्पीड हो जाता है। मतलब जैसे मान लो ये एक बॉडी 5 की स्पीड से चल रही है, ये पीछे से 10 की स्पीड से आके इसको मारेगी, तो क्या होगा, ये वाली बॉडी अब इसकी स्पीड 10 हो जाएगी और इसकी स्पीड 5 हो जाएगी। समझ में आया? पहले ये 5 ये 10 था, टकराने के बाद ये 5 और ये 10 हो गया। समझ में आ गया? तो इन लोग बेसिकली अपनी जो स्पीड है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी बिकम्स बिफोर कोलिजन बिकम्स वेलोसिटी ऑफ अदर बॉडी बिफोर कोलिजन। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी आफ्टर कोलिजन बिकम्स वेलोसिटी ऑफ अदर बॉडी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। अब यहां पे अपन लोग 3 केसेस निकलेंगे, ए बी सी करके देखेंगे। ए यहां पे मतलब ये कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, जिसमें m1 और m2 बराबर है। अब उसके 3 अलग अलग केस देखेंगे। ठीक है, m1 m2 बराबर है और मान लेते हैं कि v1 इज इक्वल टू 0 है। v1 इज इक्वल टू 0 कब होगा, v1 इज इक्वल टू m2 और v1 इज इक्वल टू 0। इस केस को समझो, मतलब क्या हुआ, v1 इज इक्वल टू 0 के केस में क्या होता है, v1 को 0 कर दूंगा तो u2 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब u2 इज इक्वल टू 0, दोनों मास बराबर है। इसका कुछ एग्जांपल सोचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। m1 इज इक्वल टू m2 है, मतलब दोनों जो बॉल है वो उसको अपन लोग बॉल या जो भी स्ट्राइकर या जो भी बॉडीज ले रहे हैं उसको अपन इक्वल मान रहे हैं, और पहली वाली बॉडी का वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, मतलब इसका ये मतलब है कि एक बॉडी ये रखी हुई है, ये चल के आई, इससे इसको टकराई और ये रुक गई और ये आगे बढ़ जाएगी, तो पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी पड़ी हुई थी, मतलब u2 0 था। कैसे पता चला मेरे को, v1 इज इक्वल टू u2 अभी अपन निकाल रहे हैं, इसी केस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो u2 0 था, तो फर्स्ट वाली बॉडी की भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल जो है v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। मतलब ये रेस्ट पे है, ये 10 की स्पीड से आके टक्कर मारा, अब ये 10 की स्पीड से आगे बढ़ जाएगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा। सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब बॉडी A comes to rest and body B starts moving with velocity of A। ठीक है, दूसरा अपन लोग ले लेते हैं when B is at rest and is very heavy। दूसरा केस अपन लोग देख रहे हैं when body B is at rest and very heavy, मतलब जो दूसरा वाला बॉडी है उसको बहुत ज्यादा भारी कर दिया, मतलब इसका मतलब m2 is much greater than m1। ठीक है, m2 को बहुत ज्यादा भारी कर दें तो क्या होगा, इसका ये मतलब है कि m2 को जब मैं बहुत ज्यादा भारी कर दूंगा तो जहां जहां पे तुम लोग को m1 लिखा हुआ दिख रहा है ना, उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। ठीक है, जहां जहां पे तुम लोगों को m1 दिखता हो उसको इग्नोर करो। कैसे, कहां पे m1 दिख रहा है, ये इसको यहां पे देखो, जहां जहां पे m1 दिखता है उसको इग्नोर करेंगे और फिर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, m2 याद रखना बहुत बड़ा है, तो m2 अगर बहुत बड़ा है तो m1 प्लस m2 में m1 का कुछ काम नहीं है। इग्नोर करने का मतलब ये होता है, मतलब ऐसा समझ लो 1000 प्लस 0.01 करना है। m2 बहुत भारी है और m1 बहुत हल्का है। फिर इसका अपन रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल भी उठा लेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं m1 को इग्नोर करना है, मतलब जहां जहां मेरे को m1 दिख रहा है मैं उसको 0 कर देता हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। m1 को 0 कर दो और बाकी सब वैल्यूज रखते जाओ। ये मेरा बन जाएगा -m2 अपॉन m2। m1 तो 0 हो गया, m1 को हटा दो तो ये बन गया मेरा -m2 अपॉन m2 इनटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 आने वाला है। अब देखो ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये मेरा हो गया माइनस u1 प्लस u2 इज इक्वल टू
0 माइनस U1, बॉडी बी को अपन एट रेस्ट भी माने ना, तो U2 की तो जरूरत ही नहीं है, ये वाला टर्म तो रहेगा नहीं, U2 नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन बी दोनों मास बराबर होगा तो ये m1 माइनस m2 है, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचा, और सारे मास बराबर है तो ये 2m2 नीचे भी 2m2 है, 2m 2m हो जाएगा, 2m 2m कैंसिल, U2 बचा, V1 बचा, तो V2 इज इक्वल टू U1। अच्छा, इसका स्पेशल केस, इसके अंदर में अपन लोग एक केस ये देखे कि दोनों मास अभी भी बराबर हैं, लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट पे, जैसे नॉर्मली उसमें होता है, क्या बोलते हैं, कैरम खेलते हैं तो गोटी रेस्ट पे होती है और अपन लोग यहाँ से स्ट्राइकर से मारते हैं, तो U2 0 होगा। तो अच्छा, स्ट्राइकर बड़ा होता है, लेकिन अपन लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं, m1 इज इक्वल टू m2, तो दोनों बराबर है, तो ये पहली वाला जो स्ट्राइकर में जो बोल रहा हूँ वो गोटी से टकराएगी, और क्योंकि दोनों का मास बराबर है तो ये रुक जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस अपन लोग देख रहे हैं, इसको मेरे को नंबर 2 लिखना चाहिए था, नंबर 2, when B is at rest and very heavy, मतलब शॉर्ट पुट है मान लो, ठीक है, एक शॉर्ट पुट है, उसको मैं मार रहा हूं टेनिस की बॉल ऐसे लुढ़का के, समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट पुट लोहे का होता है, तुम लोग देखे होंगे स्पोर्ट्स में कितना भारी होता है, स्पोर्ट्स शॉर्ट पुट को मैं टकरा रहा हूं एक छोटी सी अपनी क्या बोलते हैं टेनिस बॉल या और उससे कम वेट वाली कोई बॉल होती है उससे, तो क्योंकि शॉर्ट पुट के सामने वो छोटी वाली जो बॉल है उसका वेट नेग्लिजिबल होगा, पिंग पोंग बॉल मान लेते हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं जिससे, अगर शॉर्ट पुट की बॉल को मैं पिंग पोंग की बॉल से टकराऊं तो शॉर्ट पुट की बॉल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो अपन लोग वही निकाल रहे हैं कि क्या होता है, तो क्योंकि पिंग पोंग की बॉल बहुत छोटी होगी इसका मास, तो उसको मैं 0 मान लिया एज कंपेयर टू m2, तो यहाँ पे जहां जहां m1 था उसको मैं 0 कर लिया, पहली चीज। और दूसरा, क्योंकि बॉडी बी को मैं रेस्ट पे बोल रहा हूँ, मतलब शॉर्ट पुट जो है वो रखा हुआ है, तो ये U2 भी 0 हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी पिंग पोंग बॉल है, सेकंड बॉडी शॉर्ट पुट है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0, जहां जहां पे m1 लिखा है वो 0, तो m2 कैंसिल, ये माइनस U1 हो गया, इज इक्वल टू V1। इसका ये मतलब है, माइनस U1 का मतलब क्या है, इसको ऐसा लिखना चाहिए मेरे को, U1, अच्छा नहीं ठीक है, U1 क्या है, U1 है, मान लो पिंग पोंग बॉल यहां से वहां जा रही है, तो यहां से वहां जा रही है तो उसका वेलोसिटी U1 हो जाएगा, माइनस U1 मतलब सेम वेलोसिटी से उल्टा चलने लगे जब, तो यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि पिंग पोंग बॉल जब शॉर्ट पुट से जाके टकराएगी तो शॉर्ट पुट का तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, लेकिन उससे टकरा के वो वापस सेम वेलोसिटी से, मतलब V1 कितना हो जाएगा, वो उससे टकरा के उल्टा वापस लौट जाएगी, माइनस साइन ये बताता है कि वो उल्टा लौट जाएगी। ठीक है, एक तीसरा केस देखते हैं, इसमें अपन लोग क्या करते हैं, बॉडी ए को रेस्ट पे रखते हैं, ठीक है, और बी को वेरी हैवी रख लेते हैं, ठीक है नहीं, या फिर इसी यही वाला स्टेटमेंट में लिखता हूं, व्हेन टारगेट बी इज एट रेस्ट, जो तीसरा केस होगा अपना, व्हेन बी इज एट रेस्ट, लाइन चेंज नहीं करते, यही लाइन लिख रहा हूं, एंड वेरी लाइट या नेग्लिजिबल वेट, मतलब एकदम हल्का, मतलब अब अपना बॉडी की पिंग पोंग बॉल हो गई है, उसको शॉर्ट पुट से टक्कर मार के देखते हैं क्या होगा, व्हेन बॉडी बी इज एट रेस्ट, बॉडी बी मतलब U2 फिर से 0 कर देना है अपने को, तो U2 को तो आंख बंद करके 0 कर दो, तो ये वाला टर्म गया, उड़ गया, ठीक है, एंड इज वेरी लाइट, मतलब m2 जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू m1, मैं यहाँ m2 को 0 कर दूंगा, ठीक है, m2 को 0 कर दो, यहां देखो दो जगह m2 लिखा है, दोनों को 0 कर दो, तो क्या बचेगा, m1 अपॉन m1 बचेगा, m1 m1 काट के हो जाता है, ठीक है, एक मिनट, इट इज वेरी हैवी बोल रहे हैं हम लोग ना, ओके, तो V2 भी निकालते हैं और V1 भी निकालते हैं, दोनों निकालेंगे, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी देखते हैं। अच्छा, इस वाले केस में मेरे को V2 भी डिस्कस करना चाहिए, अपने को तो दूसरी दोनों बॉडीज को देखना है, V2 कितना होगा बताओ, पहले वापस अभी भूल गया क्या डिस्कस किए, वापस यहाँ पे आओ, m2 बहुत बड़ा है m1 से, और B इज एट रेस्ट है, मतलब U2 0 है, तो U2 0 है तो ये टर्म हट गया, और m1 0 है तो ये देखो m1 यहाँ पे ऊपर लिखा तो ये टर्म भी हट गया, तो यहाँ पे
v2 भी 0 होगा। v2 इज इक्वल टू 0 लिख लेना। v1 v2 दोनों निकालना याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे v2 0 और v1 इज इक्वल टू माइनस u1 ये आया। अब यहाँ पे v1 और v2 निकालते हैं कि अगर मैं पिंग पोंग बॉल को शॉटपुट से टक्कर मारूं तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू से रखते हैं। पहला यहाँ पे देखो v1 कितना होगा, बॉडी b रेस्ट पे है, मतलब u2 को 0 कर दिया, ये पूरा टर्म गया, ठीक है। उसके बाद इट इज वेरी लाइट, मतलब जो m2 है वो नेग्लिजिबल है, तो m1 कैंसिल, v1 आ रहा है अपना, v1 आ रहा है u1 के बराबर, v1 इज इक्वल टू u1। इसका ये मतलब है यहाँ पे v1 और u1 पहली बॉडी कौन है, पहली बॉडी अब शॉर्टपुट बन गया है, तो शॉर्टपुट जिस स्पीड से पहले चल रहा था उसी स्पीड से टकराने के बाद भी चलता रहेगा। ऑब्वियसली खुद ही सोचो, पिंग पोंग की बॉल को शॉर्टपुट की बॉल से टकराने से क्या ही असर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत भारी अगर कोई चीज है तो वो जिस स्पीड से चल रही थी वो टकराने के बाद भी उसी स्पीड से चलती रहेगी। तो v1 इज इक्वल टू u1 का ये मतलब है। तो v1 अपन लोग निकाल लिए, अब अपन लोग निकालते हैं v2। v2 के लिए पकड़ लिया इस फॉर्मूले में। फिर से देखो अपन लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन बॉडी b इज एट रेस्ट, तो जहां भी u2 लिखा होगा उसको 0 कर दो, u2 ये वाला टर्म 0 हो गया, ये पहला वाला टर्म गया, ठीक है। उसके बाद इट इज वेरी लाइट, तो जहां m2 लिखा है उसको भी 0 कर दो, देखो यहां m2 लिखा है ये भी गया, तो m1 कैंसिल, क्या बचा 2u1, मतलब v2 इज इक्वल टू 2u1। और v2 मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। यहां पे सेकंड बॉडी कौन है, यहां पिंग पोंग की जो बॉल है वो अपनी सेकंड बॉडी है। आयुष लेट ज्वाइन किया, सुन ले एक बार फिर से। हम लोग ये वाला केस जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें अच्छा दो टाइप का केस डिस्कस किए। पहले जिसपे बहुत भारी किसी चीज को किसी हल्की चीज से टकराए, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ शॉटपुट जो लोहे की बॉल होती है, शॉटपुट की बॉल को अपन पिंग पोंग की बॉल से टकरा रहे हैं, ठीक है। शॉटपुट की बॉल एक जगह रखी हुई है, मैं यहां से पिंग पोंग बॉल फेंक के मारा तो क्या फर्क पड़ेगा शॉटपुट की बॉल को, तुम लोगों को भी मालूम है कि शॉटपुट की बॉल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं पिंग पोंग की बॉल से टकराऊंगा तो। कैसे अपन डिराइव कर रहे हैं वो देखते हैं। देखो when b is at rest, मतलब वो जो शॉटपुट की बॉल मैं बोल रहा हूं इट इज एट रेस्ट, when it is at rest मास, अच्छा और दूसरे इट इज वेरी हैवी, ठीक है। बॉडी b कौन है, याद रखना मैं एग्जांपल किस का ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल शॉटपुट की बॉल का और पिंग पोंग की बॉल का, और पिंग पोंग की बॉल अपनी बॉडी 1 है और शॉटपुट की बॉल, शॉटपुट जो है वो उसको बॉल नहीं बोलना चाहिए, शॉटपुट जो है वो बॉडी 2 है, तो बॉडी 2 इज एट रेस्ट एंड वेरी हैवी, मतलब ये शॉटपुट ऐसे रखा हुआ है और अपन ये वाली बॉल से इसको ऐसे टक्कर मार रहे हैं पिंग पोंग की बॉल से, ठीक है। तो क्या होगा ये देखते हैं। तो m2 m1 से इतना ज्यादा बड़ा है कि m1 को मैं 0 ही मान लिया क्योंकि इसके वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जहां जहां पे m1 लिखा है वहां 0 कर लो, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा बॉडी b इज एट रेस्ट बोल दिया तो जहां भी u2 लिखा है उसको 0 कर लो, देखो यहां u2 लिखा है इसको 0 किया ये पूरा टर्म हो गया, और जहां जहां m1 लिखा उसको 0 किया तो m2 कैंसिल माइनस u1 आएगा, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1 आया। इसका मतलब जब ये बॉल इससे टकराएगी तो इसको कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इससे टकरा के वापस उतने स्पीड से आ जाएगी, इसका स्पीड कितना है u1 से जा रही है आगे, तो ये जो वापस आएगी v1 इज इक्वल टू मतलब इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो माइनस u1 हो जाती है, मतलब ये जिस स्पीड से गई थी वो टकरा के वापस आ गई, मतलब एक दीवार में बॉल फेंक के मारने जैसा, समझ गए, वो बॉल दीवार का कुछ नहीं उखाड़ सकती, वो वापस आ जाएगी उससे टकरा के, तो ये वाला केस हो गया। अब v2 निकालते हैं, v2 में फिर से देखना बॉडी b इज एट रेस्ट, तो जहां u2 लिखा होगा उसको 0 कर दो, ये u2 दिख रहा है मेरे को, इसको 0 कर दिया मैं, क्या बचा सिर्फ ये बचा, उसमें भी मेरे को m1 को 0 करना है, तो यहां ऊपर ही m1 लिखा है तो ये टर्म भी 0 हो गया, दोनों ही टर्म 0 हो गए तो v2 अपना 0 हो गया, मतलब ये सब जब कुछ उखाड़ नहीं पाया ये छिलेगा थोड़ी, तो इसका इनिशियल स्पीड भी 0 है, फाइनल स्पीड भी 0 है, ठीक है। अब अपन इसी सीन को बदलते हैं, अब मैं शॉटपुट से पिंग पोंग बॉल को टकरा रहा हूं, मतलब ये मेरा बॉडी 1 हो गया, ये बॉडी 2 है, तो अपन लोग लिखेंगे व्हेन बॉडी b इज एट रेस्ट, मतलब पिंग पोंग की बॉल पड़ी हुई है एंड वेरी लाइट, ठीक है, तो मतलब पिंग पोंग की बॉल को अपन लोग मार रहे हैं शॉटपुट से, तो क्या होता है सोचते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे अपन लोग, वेरी लाइट मतलब अब मैं m2 बहुत हल्का हो गया तो m2 को 0 रख दूंगा, जहां जहां m2 दिख रहा है उसको 0 कर दो, देखो ये m2 दिख रहा है ये वाला टर्म 0,
ठीक है, यहाँ भी दो जगह m2 दिख रहा है, वो 0 हो जाएगा। तो m1 अपॉन m1 1 होता है u1, v1 इज इक्वल टू u1 आएगा, v1 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब ये जिस स्पीड से इसको टक्कर मारेगी, ये तो इसको कुछ कर नहीं पाएगा, ये उसी स्पीड से चलती रहेगी। मतलब अगर ये 10 की स्पीड से आ रही है तो इसको टक्कर मारने के बाद भी वो 10 की स्पीड से ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और रियल लाइफ से इमेजिन करो शॉटपुट आके पिंग पोंग की बॉल को टक्कर मार रही है, इमेजिन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शॉटपुट को, वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। सेकंड केस देखते हैं, v2 निकालते हैं। v2 में फिर से मेरे को क्या करना है, जहां जहां m2 दिख रहा है वहां 0 कर दो। ठीक है, और दूसरा चीज, जहां जहां पे मेरे को u2 दिख रहा है उसको 0 कर दो। तो u2 यहां दिख रहा है, u2 को क्यों 0 कर रहा हूं, क्योंकि पिंग पोंग की बॉल रेस्ट पे है। तो u2 को 0 कर दिया, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये टर्म बचा। इसमें जो मेरे को m2 को 0 करना है तो ये 0 कर दिया, क्या बचा 2m1 u1 अपॉन m1, m1 m1 को काटो 2u1 आ गया, v2 इज इक्वल टू 2u1। इसका मतलब जब ये शॉटपुट इस पिंग पोंग की बॉल को टक्कर मारेगा तो शॉटपुट अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलते रहेगा, और ये इतना हल्का है कि ये डबल स्पीड से भाग जाएगा 2u1। मतलब अगर पहले इसकी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड थी, तो अब ये 2 मीटर पर सेकंड से भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत भारी है। मतलब खुद ही सोचो, तुम लोग कार से चल रहे हो, पीछे से आके ट्रक टक्कर मारी तो कार की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो ये वही हो रहा है। लेकिन कार को टक्कर मारने के बाद शायद ट्रक को, अच्छा साइकिल कर लेते हैं, साइकिल को ट्रक टक्कर मारी तो साइकिल को टक्कर मारने से ट्रक की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे। तो ये जो दो फॉर्मूला है, इन दोनों का डेरिवेशन प्लस ये स्पेशल केसेस मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब तुम लोग बात कर सकते हो, आयुष, आरती, खुशी, जो भी डाउट है आज जो भी डिस्कस किए पूछ लो। याद रखना ये भी अपना चलता रहेगा ना, कोलिजन वाला टॉपिक बहुत लंबा है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी बताओ क्या डाउट है, कुछ कोई ऐसी चीज जो रिपीट करना हो। सर हाँ बोलो सर बोलो बोलो। सर अगर बॉल को हम लोग हिट कर, मतलब बॉल मारेंगे जमीन पे, और अगर जिस जहां से मारे हैं उससे अगर ऊपर जाएगी तो ई की वैल्यू तब क्या होगी? ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सर ज्यादा फोर्स से मारते तो जाती है। हाँ, अरे वो अलग केस हो गया। मतलब अपन लोग कोलिजन की जब बात करते हैं ना, तो एनर्जी ट्रांसफर करने की बात करें। यहाँ तो मैं मतलब फिर एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको बाहर से, जब ज्यादा जोर से मारते हैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें वो ड्रॉप करने वाली बात। तो वो फिर उसमें इलास्टिसिटी वाला मामला ही नहीं आएगा। जब इलास्टिसिटी अपन डिस्कस करते हैं तो नॉर्मल, और बॉल के एग्जांपल में ग्रेविटी वाला फोर्स लगा रहे थे अपन लोग, और भी दूसरे फोर्सेस हो सकते हैं। तो तुम्हारा डाउट सही है, लेकिन उस केस में फिर अभी ई का वैल्यू शायद नेगेटिव में चला जाएगा उस केस में। अभी मैं क्या बोला, ई इज इक्वल टू 1 होता है परफेक्टली इलास्टिक के लिए, ई इज इक्वल टू 0 होता है परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, और नॉर्मली ई की वैल्यू जो 1 और 0 के बीच में होती है। अच्छा, ई का भी अपन लोग फॉर्मूला निकाल के बैठे थे ना, ई का मैं जो एक फॉर्मूला लिख के दिया था, ठीक है, तो उसमें खुद ही अगर अपन सब वैल्यू रख दें, फॉर्मूला अपना ये आया था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू e था, यही फॉर्मूला था। तो इस केस में देखो v2 माइनस v1, इसको ऐसा सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से e ना नेगेटिव में चले जाएगा अगर वैसा देखेंगे, लेकिन वैसा केस होता नहीं है, उसको इलास्टिसिटी के केस में नहीं पढ़ते हैं। आपकी डाउट तो अच्छा है। और इसके अलावा बाकी ये डेरिवेशन समझ में आया आरती? यस सर। अच्छा देखो, ये इतना बड़ा डेरिवेशन है ना कि सिर्फ ऐसे देख के सिर्फ आगे नहीं बढ़ जाना तुम लोगों को। आज ही कोशिश करो कि इसको रिकॉल करके, सबके पास मेरे ख्याल से बुक तो होगी, बुक में डेरिवेशन मिलेगा तुम लोगों को, उसको एक बार सॉल्व करोगे फिर, ठीक है? मतलब तुम लोग का हाथ सेट होना चाहिए, फंसना नहीं है। क्या दो चीज शुरुआत कहां से किया मैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही दो टर्म को पकड़ के पूरा आगे बढ़ाओ और इसको निकालो, ठीक है? तो कुछ भी नया चीज नहीं बताया, दोनों का रेशियो निकाला, एकदम सिंपल वो था, बस स्टेप्स में फंस जाते हैं सॉल्व करते समय। तो इसलिए एक बार खुद से कि हाँ यार ठीक है, बच जा रहे हैं मेरे को